हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हमने हरियाणा सीईटी के लिए साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट की है और जिसमें से साइंस में से बायोलॉजी का पोर्शन मुझे आपको पढ़ाना है। और प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में एक टॉपिक हम पढ़ भी चुके हैं जिसका नाम था एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें हमने जाना था कि अपनी जो किडनी है वो कैसे काम करती है और अपनी किडनी से रिलेटेड या एक्सक्रीटरी सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या सीखने को मिलेगा कि अपने लंग्स कैसे काम करते हैं, या फिर हमें सांस लेने की जरूरत क्यों है, सांस लेने की जरूरत क्यों है और फिर सांस छोड़ने की जरूरत क्यों है। यानी कि जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आज हम डिटेल से जानेंगे कि हम ऑक्सीजन लेते कैसे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है कि हमें छोड़नी पड़ती है। ठीक है ना। और देखेंगे बारी बारी से कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कई बार क्या कर लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं, तो श्वसन तंत्र का मतलब हम जान लेते हैं कि भाई सांस लेना और छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन नहीं होता, ये तो सिर्फ ब्रीदिंग होती है कि सांस ली और सांस छोड़ दी, ये सिर्फ ब्रीदिंग होती है। श्वसन क्या होता है साथियों, यदि ये देखो, मैं थोड़े है आपको एग्जांपल से बताता हूं। मेरा हाथ यदि काम कर रहा है तो दो बातों के दम पे काम कर रहा है। मेरे हाथ के पास एक तो ग्लूकोज है और मेरे हाथ के पास एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बेस पे ही मेरे हाथ को ये एनर्जी मिली है कि यह हिल सकता है। ठीक है ना। ग्लूकोज हमें मिलती है जब हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया उससे क्या मिलती है, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन हमें इन्वायरमेंट से लेनी पड़ती है। और जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन खींच रहे होते हैं, हवा जाती है अंदर, लेकिन फेफड़े ऑक्सीजन को उस हवा से क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं, यानी कि उस ऑक्सीजन को ब्लड को दे देते हैं। और ब्लड ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंक देते हैं। ये पिछले टॉपिक में भी हमने डिस्कशन किया था और आज और डिटेल से इसको देखेंगे। फिर क्या होता है, मैंने सांस ली, सांस में क्या थी, हवा, और हवा में क्या थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में गई और मेरे फेफड़ों ने ऑक्सीजन को दे दिया किसको, ब्लड को। और ब्लड इसको पूरी बॉडी में लेकर भागता है। तो मेरे हाथ के पास भी आया होगा, तो मेरे हाथ के पास ऑक्सीजन कौन लेके आया, खून। लेकिन खून ऑक्सीजन तब लेके आ सकता है जब मैंने सांस ली। सांस लेकर कहा भेजी मैंने, हवा, फेफड़ों में। फेफड़ों में से ऑक्सीजन किसने ली, खून ने। और खून मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचा। तो इस पूरे प्रोसेस को, हमारा सांस लेना, फेफड़ों में हवा का जाना और हवा में से ऑक्सीजन को ब्लड को दे देना और ब्लड का पूरी बॉडी के पार्ट के पास जाना और वहां जाके ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाना, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। यानी कि आज हम देखेंगे यदि मेरे ब्रेन को ऊर्जा मिल रही है तो कहां से मिल रही है, मेरी किडनी को ऊर्जा मिल रही है तो कहां से मिल रही है, मैं किस ऊर्जा के दम पे आज पढ़ा रहा हूं। यानी कि गाड़ी में जैसे कि पेट्रोल डाला जाता है चलाने के लिए, डीजल डाला जाता है, तो अपना पेट्रोल डीजल क्या है, यानी कि अपनी गाड़ी, अपनी ये मशीन कैसे काम करती है, किस से हमें ऊर्जा मिलती है, किस से हमें एनर्जी मिलती है, जिसके बेस पे हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना। आओ देखते हैं। मेरे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये लंग्स का फोटो है। ठीक है ना। आप लंग्स देख पा रहे हो, इस तरह के अपने फेफड़े होते हैं। अपने अंदर साथियों दो फेफड़े होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड का फेफड़ा है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जो राइट साइड का लंग्स है लेफ्ट का, वो छोटा होता है। ठीक है। इसका छोटे होने का एक छोटा रीजन है बस, कि जो अपना लेफ्ट लंग्स है इसके नीचे हार्ट होता है। हार्ट ने थोड़ी ही जगह ले रखी है यहाँ पर, इसलिए उसका साइज छोटा रह जाता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे कि हम सांस लेते हैं और सांस इसमें भी जाती है और इसमें भी जाती है। ठीक है। ऐसे ये अपनी श्वास नली है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। श्वास नली, हमने नाक से सांस ली, ट्रैकिया के थ्रू इस फेफड़े में भी गई, इस फेफड़े में भी गई, और इसके बाद फिर ये आगे ब्रांच बनी हुई, फिर हवा इनके अंदर गई, और फिर ये जो गांठें बनी हुई है जिनको हिंदी में कुपिकाएं बोलते हैं, इंग्लिश में एल्वोइली बोलते हैं, तो एल्वोइली के अंदर चली जाती है। ये एल्वोइली के अंदर छिद्र बने होते हैं, ये छिद्र यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं उसके अंदर गई थी ऑक्सीजन
ऑक्सीजन तो हमने फेफड़ों में छोड़ दी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और फेफड़ों के पास क्या आता है, ब्लड आता है, अपना खून आता है, और खून ऑक्सीजन को ले लेता है, और खून ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचता है, सिर की चोटी से लेकर पैर की एडी तक, ठीक है ना। और वहां जाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और वहां फिर हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस स्टेप को बारी बारी से हमें पढ़ना है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम सांस लेते कैसे हैं और सांस छोड़ते कैसे हैं, ठीक है ना। और सांस लेना और सांस छोड़ना कहलाता है ब्रीदिंग। आओ समझते हैं। ठीक है, तो देखो भाई साथियों, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग दो पार्ट में होती है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। इसको बोल देते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनहेलेशन, और इसको बोलते हैं एक्सिलेशन, एक्सिलेशन, ठीक है। सांस अंदर लेना इनहेलेशन और सांस बाहर छोड़ना एक्सिलेशन। प्यारे साथियों, जब हम सांस लेते हैं तो हम पूरी की पूरी हवा को अपने अंदर भेजते हैं, अपने नाक के द्वारा हवा जाती है। अब जैसे कि आपको पता है, हवा में, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो कितनी है, 78%, 78% नाइट्रोजन जाती है। आपको पता है ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, 21% ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और बाकी जो अदर गैसेस बच गई, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, सारी अपने अंदर जाती है, ठीक है। और ये कहां जाएंगी, फेफड़ों में, राइट है ना, फेफड़ों में जाएंगी। और फेफड़ों में क्या होगा, जैसे कि आप डायग्राम से देखो, ये यहां जाएंगी, ये अपनी श्वास नली हो गई, श्वास नली से ये देखो सांस लिया, ये अपनी श्वास नली, श्वास नली से कहां जाएंगी, फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या होगा साथियों, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहां छोड़ दिया जाएगा, राइट है। वैसे तो इन ब्रांच में जाएंगे, इन ब्रांच में यहां ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाएगा, और फेफड़ों के पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाएगा। तो यही होगा फिर कि हमने देखो, ऑक्सीजन हम कितनी लेके गए थे, 21%, नाइट्रोजन कितनी लेके गए थे, 78%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेके गए थे, 0.3%। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो सारी ही 16% होती है। लेके गए 21% और छोड़ी कितनी, 16%, तो कितनी परसेंट माइनस हो गई, 5%। वो किसने क्या किया, फेफड़ों ने अपने पास रख ली और अपने पास रख के ब्लड को दे दी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली, 0.03%, लेकिन जब हम छोड़ते हैं सांस तो सांस में 3 से 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती। अब कहोगे ये बढ़ के कहां से आ गई, फेफड़ों के पास थी कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ों ने आते टाइम सांस को दे दी कार्बन डाइऑक्साइड और ले ली क्या, ऑक्सीजन। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। नाइट्रोजन कितनी थी, 78%, तो छोड़ते हैं तब भी नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% ही होती है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी गैस भी एज इट इज बाहर आ जाती है। दो ही गैसों के ऊपर फर्क पड़ता है, ऑक्सीजन घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन तो अपने शरीर ने खींच ली, फेफड़ों में से खून ने खींच ली, और फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर आ गई, ठीक है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई और ऑक्सीजन घट गई, राइट है साथियों। तो ये इसको बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना। और जब हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेलेशन करते हैं, तो जो अपने फेफड़े हैं, अपने जो लंग्स हैं, वो फैल जाते हैं। क्या कर जाते हैं भाई, फैल जाते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो अपने फेफड़े होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि भी सांस लेते हैं तो फेफड़े फैल जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा भी साथियों, सांस हमें किस बेस पे लिया जा रहा है। अब जैसे कि हमने क्या किया, हमने जोर लगा के ऐसे सांस भेज तो दिया, वो बाहर किस बेस पे आया। तो आप एक चीज ध्यान से समझो, मान लीजिए ये है अपना राइट लंग्स, ये है अपना
लेफ्ट लंग्स, ठीक है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। इसके नीचे एक सी आकार का एक फ्रेम होता है जिसको डायाफ्राम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम होता है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हो जाता है नीचे, सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम, जैसे कि डायफ्राम है उसके ऊपर फेफड़े हैं, सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर। ये डायफ्राम ही है जो हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है। सांस हम धक्के से ले तो लेंगे, लेकिन नीचे डायग्राम प्रेस करने वाला ना हो तो हम सांस छोड़ नहीं पाएंगे। तो सांस लेना और छोड़ना मैक्सिमम डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर। यदि ये डायफ्राम टूट गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के नीचे ऐसे सी टाइप का क्या लगा होता है, डायफ्राम। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं तो ये नीचे की ओर हो जाता है, और जब सांस छोड़ने की बारी होती है तो ऊपर की ओर हो जाता है और फेफड़ों को सिकोड़ देता है और हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर हो जाता है और सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे, और डायफ्राम ही अपने सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हैंडल करता है, ठीक है बच्चों। आपसे पूछे कि भाई फेफड़ों के नीचे सी टाइप की स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, उसको डायाफ्राम कहते हैं, उसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है ना। इसका आकार कैसा होता है, ऐसे सी के आकार का होता है। सांस लेते हैं तो नीचे की ओर हो जाता है, सांस छोड़ते हैं तो ऊपर की ओर हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है, आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नाइट्रोजन 78 ली थी, छोड़ भी 78 दी, ऑक्सीजन 21 ली थी, छोड़ी 16, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ली थी, लेकिन छोड़ी 3 से 4%। ओके भाई, राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रोल, अपनी नाक का क्या रोल है, क्योंकि सांस लेना कहां से शुरू होगा, नाक से। तो नाक ही हमने सबसे पहले पढ़नी है, नोज, राइट है भाई। और नाक में साथियों जैसे कि आप देख पाते हो कि दो ऐसे छिद्र होते हैं, इनको नोस्ट्रियल बोलते हैं, नोस्ट्रियल, नोस्ट्रियल, नोस्ट्रियल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और नाक का मेनली 2-3 काम है, ठीक है, नाक काम क्या करता है। तो नाक में सबसे पहले क्या होते हैं, बाल होते हैं, और जो नाक के बाल हैं उनको बोलते हैं सीलिया, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, ये सीलिया धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं, कि अंदर धूल ना जा पाए, कोई और सॉलिड चीज सांस के द्वारा अंदर ना चली जाए, तो उसको कौन रोकते हैं, नाक के बाल, जिनको क्या बोलते हैं, सीलिया। ये ध्यान रखना, नाक के बालों को सीलिया बोला जाता है। दूसरा, नाक के अंदर क्या होता है, नाक के अंदर खुद का पानी होता है, जिसको हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं या इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं, म्यूकस, नाक का पानी। ये नाक के पानी का काम क्या है, तो देखो साथियों, जो हमने हवा ली, सांस लिया, ऐसे हवा बाहर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होती है, ठीक है ना, एक्सपेंड ज्यादा होती है। तो जो ये नाक का पानी है, ये हवा को क्या कर देता है, गिल्ला कर देता है, हवा को गिल्ला कर देता है, और हवा को गिल्ला करके हवा सिकुड़ जाती है, जिसके कारण वो आराम से अपनी श्वास नली के अंदर चली जाती है और फेफड़ों में चली जाती है। तो ये जो नाक का पानी है, इसको क्या बोलते हैं, श्लेष्मा या फिर म्यूकस। इसका काम क्या होता है, हवा को गिल्ला करना, ताकि आसानी से हवा अपनी श्वास नाली के अंदर चली जाए, क्योंकि जो भी चीज गिल्ली हो जाएगी वो सिकुड़ जाएगी, तो आराम से फेफड़ों में चली जाए और श्वास नाली में चली जाए, राइट है ना। जुकाम में ये ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण हमें नाक में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बढ़ जाता है तो हवा को रास्ता इतना आसानी से नहीं मिलता। तीसरा काम होता है नाक का, नाक के अंदर होता है ओलिफैक्टरी रीजन, ओलिफैक्टरी रीजन, ओलिफैक्टरी रीजन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र। इसका काम होता है किसी भी चीज को सूंघने का, ठीक है, सूंघने का, जो सूंघने की प्रोसेस है वो नाक के अंदर ही है, ठीक है। कि कोई भी स्मेल आ रही है, तो किसी भी तरह की स्मेल है उसको कौन
जांचता है उसको नाक जानता है। नाक के अंदर एक रीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिफैक्टरी रीजन या फिर घ्राण क्षेत्र। इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज को सूंघने का, कि वो गंध आ रही है या खुशबू आ रही है, तो ये हमें नाक से पता चलता है। ठीक है भाई साथियों, ओके हैं। तो नाक के मेनली अपने 3 काम हुए, बाल है उसके अंदर जिनका नाम सीलिया है, पानी है जिसको म्यूकस कहते हैं, और ओलिफैक्टरी रीजन है जो हमारी सूंघने में मदद करता है। ठीक है, हमने सांस ली, नाक के बाद कहां चली गई, आगे श्वास नली में। लेकिन श्वास नली से पहले करना क्या है, श्वास नली में एकदम से नहीं जाती, नंबर 2 पे कहां जाएगी, नंबर 2 पे जाएगी फायरिंग्स में। आप कहोगे सर ये फायरिंग्स क्या होता है। देखो भाई क्या होता है, मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा मुंह हो गया और इसके ऊपर ये अपना नाक हो गया। अब नाक से हमने क्या लिया, सांस, सांस यानी कि हवा ली, राइट है, और मुंह से हमने क्या खाया, खाना। तो क्या होता है, मुंह के अंदर एक जगह ऐसी होती है जिससे खाना भी गुजरता है और सांस भी गुजरता है। ठीक है, जैसे कि हम मुंह से खाना खाते हैं लेकिन मुंह से हम सांस भी तो ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये सीधा प्रूफ है इस बात का कि यहाँ अपने मुंह के अंदर कुछ रीजन ऐसा है जिससे खाना भी जाता है और जिससे सांस भी जाता है, हवा भी जाती है और खाना भी जाता है। यानी कि जहां से खाना और हवा दोनों गुजरते हैं, दोनों गुजरते हैं, जो कॉमन पाथवे है, कॉमन पाथवे यानी कि वो स्थान जहां से खाना भी गुजरता है और हवा भी गुजरती है, यानी कि अपना सांस भी गुजरता है, उसको फायरिंग्स बोलते हैं साथियों। राइट है ना, उसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। और फायरिंग्स में बड़ी कमाल की चीज होती है एक, तो देखो ये होगी अपनी श्वास नली। ठीक है, ये अपनी श्वास नली हो गई, और श्वास नली के पास ही, बिल्कुल पास ही क्या होती है, भोजन नली होती है। ये अपनी भोजन नली होगी, ये अपनी भोजन नली है, इसमें अपना भोजन जाएगा, और ये अपनी श्वास नली है, इससे हम सांस लेंगे, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। राइट है ना, इस ट्रैकिया के ऊपर ऐसे एक मांस का टुकड़ा लगा होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसको क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस का काम क्या है, और एपिग्लोटिस ये कहां होता है, फायरिंग्स में होता है। फायरिंग्स ये वो जगह होगी ना जहां पर भोजन भी आएगा और सांस भी आएगा। राइट है ना, ये वो जगह हो गई जहां से भोजन भी आता है और सांस भी आता है। अब क्या होता है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो आराम से, और सांस किसके अंदर जा रही होती है, श्वास नली के अंदर जा रही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे ही हमने खाना खाया, तो ये एपिग्लोटिस ऐसे श्वास नली के ऊपर बंद हो जाता है, और खाना इससे टकरा के कहां जाता है, भोजन नली में जाता है। राइट है ना, सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस खुल जाता है, लेकिन जब खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस श्वास नली के ऊपर बंद हो जाता है, और एपिग्लोटिस बंद हो जाता है तो खाना इससे टकराता है और किस में चला जाता है, भोजन नली में। तो एपिग्लोटिस का काम होता है खाने को श्वास नली के अंदर नहीं आने देना। यदि खाना श्वास नली के अंदर आ गया तो फेफड़ों में चला जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी वजह से ही हमें हिचकी आती है। कई बार क्या होता है, ये एपिग्लोटिस बंद होना भूल जाता है, या जब हम कई ज्यादा सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये दिमाग ही कंट्रोल करता है सारी बॉडी को। जब दिमाग पजल हो रखा होता है तो एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाता, तो जिसके कारण लार या भोजन का कुछ टुकड़ा अपनी श्वास नली में चला जाता है। और नीचे श्वास नली के नीचे कौन लगे हुए हैं, फेफड़े। तो फेफड़ों को ये बात पता चल जाती है, और फेफड़े अपने अंदर से बैक मारते हैं, हवा मारते हैं, तो ये बाहर आता है, तो उसको हम हिचकी बोल देते हैं। कई बार अपनी लार भोजन नली में चली जाती है, लेकिन वो फेफड़ों में नहीं जानी चाहिए, फेफड़े नीचे से प्रेस कर देते हैं उस लार को बाहर फेंकने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते हैं। तो हिचकी कब आती है, जब एपिग्लोटिस अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता, और एपिग्लोटिस तभी प्रॉपर नहीं काम कर पाता जब दिमाग कहीं पजल और रखा है, कहीं खोया हुआ है। ठीक है साथियों, तो आपसे पूछा जाए ये जो एपिग्लोटिस होता है ये कहां होता है, तो ये एपिग्लोटिस कहां होता है भाई, फायरिंग्स में होता है। फायरिंग्स में से खाना भी जाएगा और फायरिंग से श्वास भी जाएगा, सांस भी जाएगा।
राइट है ना। तो ये एपिग्लोटिस इन दोनों को अलग अलग करने का काम करता है, राइट है। तो एपिग्लोटिस का काम आपने देखा, बस यही क्वेश्चन यहाँ मेन है। एपिग्लोटिस कहाँ होता है? फायरिंग्स में। बॉडी में वो स्थान को क्या कहते हैं जिससे खाना भी गुजरता है और सांस भी गुजरता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फायरिंग्स बोलते हैं, राइट है ना। तो फायरिंग्स के बाद फिर कहाँ जाता है? तो भाई फायरिंग्स के बाद जो अपना सांस है वो किस में एंट्री कर जाता है? श्वास नली में एंट्री कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और ट्रैकिया में यहां पर होता है लायरिंग्स। लायरिंग्स, ठीक है। लायरिंग्स क्या होता है? ये अपना लायरिंग्स है। लायरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जहां से अपनी आवाज बनती है, वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। ये जो लायरिंग्स है ये इस तरह से होता है और इसके अंदर ऐसे वोकल कॉर्ड बनी होती है। वोकल कॉर्ड। अब कहोगे सर ये वोकल कॉर्ड क्या है? देखो होता क्या भाई, हम सांस ले लेते हैं, जब बोलते किस बेस पे, मैं बोल कैसे रहा हूं, जब हवा मेरे फेफड़ों से बाहर आ रही है तो इस लायरिंग से गुजरेगी और लायरिंग्स में एक पूरी की पूरी ऐसे लेयर है और उस लेयर में थोड़ा सा छिद्र है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लीजिए हम किसी पॉलिथीन को ऐसे बिल्कुल खींच लें, पॉलिथीन खींच लिया और उसमें छोटा कट कर दे और उस कट से हम हवा गुजारें तो वाइब्रेट होगा, ऐसे फर फर ऐसे करेगा, तो वाइब्रेशन होगी। उस वाइब्रेशन को मेरी जीभ शब्दों में बदल रही है, राइट है ना। तो होता क्या है, जब मेरी हवा बाहर निकलेगी, फेफड़ों से बाहर आएगी, तो इस वोकल कॉर्ड से गुजरेगी और ये वोकल कॉर्ड कंपन पैदा करेगी और जो कंपन पैदा करेगी और इस कंपन को जीभ शब्दों में बदल देगी। तो यदि मैं बोल पा रहा हूं तो किसकी वजह से बोल पा रहा हूं? इस लायरिंग्स की वजह से बोल पा रहा हूं, क्योंकि इस लायरिंग्स के अंदर ये वोकल कॉर्ड यदि कंपन नहीं करती तो मैं बोल नहीं पाता, ठीक है साथियों। तो इसलिए इस लायरिंग्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और जो ये वोकल कॉर्ड है ये पेयर में पाई जाती है। क्वेश्चन आ चुका है कि वोकल कॉर्ड कितनी होती है? वोकल कॉर्ड 2 होती है। और इन वोकल कॉर्ड का मेल में जो साइज होता है वो होता है 20 mm का और फीमेल में इनका जो साइज होता है वो होता है 14 से 18 mm का। तो मेल की वॉइस कॉर्ड बड़ी होती है और फीमेल की वॉइस कॉर्ड छोटी होती है, इसलिए फीमेल की आवाज में पैनापन होता है। पैनापन, क्योंकि वो कट जितना छोटा होगा, पॉलिथीन बिल्कुल खींच दिया, जितना छोटा कट लगाएंगे उतनी ही पैनी आवाज आएगी, जितना बड़ा कट करेंगे उतनी ही भारी आवाज आएगी। इसलिए महिलाओं की आवाज पतली होती है और मेल की आवाज भारी होती है, राइट है भाई, क्योंकि उसकी वोकल कॉर्ड का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो आपसे पूछा जाए कि वोकल कॉर्ड कहां होती है? लायरिंग्स में होती है। आपसे पूछा जाए वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? लायरिंग्स को कहते हैं। वोकल कॉर्ड कितनी होती है? 2 होती हैं। वोकल कॉर्ड में मेल के अंदर साइज कितना होता है? 20 mm का। वोकल कॉर्ड में फीमेल में साइज कितना होता है? 14 से 18 mm का, ठीक है बच्चों। तो पहले हवा कहां गई? नाक के में, नाक के बाद फायरिंग्स में, फायरिंग्स के बाद लायरिंग्स में, ठीक है ना। और लायरिंग्स के बाद फिर आ जाती है कहां पर? नंबर 3 अपनी श्वास नली, ठीक है। पहले क्या आई? नाक, फिर जो कॉमन जहां से भोजन भी गुजरा और हवा भी गुजरी, फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद क्या था? लायरिंग्स। और लायरिंग्स के बाद ये आ गई अपनी श्वास नली। क्या बोलेंगे इसको? श्वास नली, जिसकी लंबाई 12 से 12.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ट्रैकिया इसे बोलते हैं, राइट है भाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे श्वास नली को? ट्रैकिया। तो आपसे पूछे ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? 12 से 12.5 सेंटीमीटर होती है। और साथियों अपनी जो श्वास नली है उसके अंदर ऐसे छल्ले लगे होते हैं, सी टाइप के, सी आकार के, ताकि ये आपस में चिप ना पाए। सी टाइप के, सी शेप के 9 रिंग होते हैं, ठीक है। सर्कुलर नहीं होते, सी ऐसे इस तरह के 9 रिंग होते हैं। किसके? हाइलिन कार्टिलेज के। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज के
9 रिंग होते हैं किसके अंदर, श्वास नली के अंदर, ताकि श्वास नली आपस में चिप ना जाए, ये अपने अंदर जगह बना के रखे। राइट है ना। तो आपसे पूछे कि कितने रिंग होते हैं, 9 होते हैं। किसके होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के होते हैं। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, 12 से 12.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। और इसके बाद श्वास नली के बाद जब अब सांस एंट्री करेगा वो किसके अंदर करता है, फेफड़ों के अंदर करता है। राइट है भाई, ये क्या आ गई अपनी श्वास नली। अब बारी आती है किसके, फेफड़ों की। राइट है, एक फेफड़ा बना लेता हूं मैं, दोनों में सेम प्रोसेस होता है। तो चलो बना ही लेते हैं। ठीक है, ये फेफड़ा थोड़ा क्या होता है, छोटा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हार्ट। ये मैंने शुरू में बता दिया था आपको। ठीक है, ऐसे एंट्री करेगी, और जो एंट्री होगी इसको देखो, ये तो ट्रैकिया थी, श्वास नली थी। जो ये पहली ब्रांच निकलेगी, इसमें से पहली ब्रांच निकलेगी, इसको बोलेंगे ब्रोंकी। ब्रोंकी, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोंकी। आपसे पूछे कि श्वास नली के बाद सांस किस में जाता है, तो ब्रोंकी में जाता है। ब्रोंकी में से फिर छोटी छोटी और धाराएं निकल जाएंगी, छोटी छोटी ब्रांच और निकल जाएंगी ब्रोंकी में से। और जो ये छोटी छोटी ब्रांच निकली हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकोल्स। और ब्रोंकोल्स के बाद आ जाएंगी छोटी छोटी गांठें, जो पूरे फेफड़े में फैली होती हैं, ऐसे ऐसे। इनको बोलते हैं कुपिकाएं। कुपिकाएं, इंग्लिश में अल्वोइली, अल्वोइली। राइट है भाई। तो पहले क्या होगा, पहले सांस नाक से, नाक से फायरिंग्स, फायरिंग से लायरिंग्स, लायरिंग से श्वास नली, श्वास नली से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंक्योल, ब्रोंक्योल से अल्वोइली, और यहां आ जाती है। और यहां आ गई, सेम प्रोसेस होता है दोनों में। तो यहां अपने साथ क्या लेके आई है, ये ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को यहां से बाहर निकाल लिया जाता है, और ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है। कौन लेके जाता है, अपना खून इस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। और खून जब फेफड़ों में आया था तो अपने साथ लेके आया था CO2। तो खून यहां पर क्या छोड़ देता है, CO2। CO2 को इन अल्वोइली के द्वारा वापस से भेज दिया जाता है, और ऑक्सीजन को यहां से ले लिया जाता है। ठीक है ना। CO2 लेके आया था कौन, खून अपने साथ क्या लेके आया था, CO2। CO2 किसमें छोड़ दी, फेफड़े में। फेफड़ों में कौन थी, अल्वोइली। अल्वोइली के द्वारा CO2 वापस से घुस गई किसके अंदर, सांस के अंदर। लेकिन अपने जो सांस लिया था उसके अंदर क्या थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया गया, इसलिए ऑक्सीजन घट गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई थी। तो मैं बताऊंगा ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से। ठीक है, तो साथियों होता क्या है, जब फेफड़ों में खून आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, तो लेकिन जब फेफड़ों से निकल के जाता है तो ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने छोड़ी है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। राइट है ना। और ये चलता रहता है, ये हर सेकंड चलता रहता है। ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, क्योंकि खून फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के चला गया और ऑक्सीजन को ले गया। राइट है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है। तो भाई सबसे पहले नोज, नोज के बाद फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लायरिंग्स, लायरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद कहां जाता है, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकोल्स के बाद अल्वोइली, कुपिकाएं। ठीक है भाई साथियों। नोज, नोज के बाद फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लायरिंग्स, लायरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकोल्स, ब्रोंकोल्स के बाद अल्वोइली। और अल्वोइली से ब्लड ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे जाता है। तो ऑक्सीजन हमने ली लेकिन छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अपना हर सेकंड प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब यानी कि हमने देखा कि अपने फेफड़ों का फंक्शन क्या है। तो फेफड़े ने क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे अंदर ले लिया। क्लियर है।
और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से भेज दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां होता है, तो आपने आंसर करना है लंग्स में होता है। ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना और ऑक्सीजन को ऐड कर देना, इसी को प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। और ये काम फेफड़ों में होता है। तो फेफड़ों में से ब्लड ने क्या कर ली भाई, ऑक्सीजन ले ली। अब फेफड़ों में से ऑक्सीजन लेकर ये अपने मान लीजिए ये फेफड़े थे, लंग्स थे, लंग्स के पास क्या आया, ब्लड आया, और ब्लड लंग्स से क्या ले गया, ऑक्सीजन। राइट है ना, ब्लड क्या कर ले गया भाई, ऑक्सीजन। आगे बढ़ी और रास्ते में आई छोटी आंत। कौन आई, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में हमने खाना खा के बनाई थी C6H12O6, तो इसको भी खून अपने अंदर ले लेता है C6H12O6। साथियों, हम खाना खाते हैं, मुंह, भोजन नली, पेट, छोटी आंत, ये सारे मिलकर उस खाने को तोड़ तोड़ के क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज को कौन ले जाता है, ब्लड ले जाता है। तो ब्लड यानी कि अपना खून लंग्स से क्या लेके आया, ऑक्सीजन, छोटी आंत से क्या लेके गया, ग्लूकोज, और ये लेके जाता है शरीर के प्रत्येक पार्ट तक। मान लीजिए ये मेरे हाथ तक भी लेके आया, ये मेरा हाथ, तो यहां तक ब्लड छोटी आंत से लेके आया है ग्लूकोज और लंग्स से लेके आया है ऑक्सीजन। और मेरे हाथ में के अंदर क्या है, कोशिकाएं हैं। अपना पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से। तो अपने शरीर के प्रत्येक पार्ट के पास क्या है भाई, कोशिका है। ये ऐसी इस तरह से एक कोशिका हो गई। और कोशिका के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है, तो मेरे हाथ के पास क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच गई और C6H12O6 पहुंच गई। तो मेरे हाथ को खून ने मेरे हाथ को दोनों चीजें दे दी। मेरे हाथ में क्या थी, कोशिकाएं, कोशिकाओं के अंदर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां बना देता हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन और C6H12O6 की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। और जब ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, इसको मैं दोबारा लिख दूं, छोटा लिखा गया मेरे ख्याल से। माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी, ऑक्सीजन की, और C6H12O6 की रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन होती है तो यहां बनता है H2O, CO2 और प्लस ATP। ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यही अपने शरीर की ऊर्जा है, यही अपना पेट्रोल है, यही अपना डीजल है। राइट है भाई, इसी के दम पे मैं बोल पा रहा हूं, इसी के दम पे तुम सुन पा रहे हो, इसी के दम पे मैं अपने हाथ को घुमा पा रहा हूं, इसी के दम पे मेरी जीभ काम कर रही है। यानी कि अपने शरीर की जो ऊर्जा है वो क्या है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये तब बनी जब किसकी रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की। लेकिन यहां एक पानी बना, ये भी बड़ी अच्छी चीज बन गई, लेकिन एक बेकार चीज बन गई, वो क्या, CO2। तो जब ये मेरा खून यहां हाथ के पास आया और हाथ को क्या दे गया, ऑक्सीजन देगा और ग्लूकोज देगा। अब हाथ इसको बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया आपने भाई, मेरे पास तुम क्या लेके आए, ऑक्सीजन लेके आए, तुम मेरे पास क्या लेके आए, ग्लूकोज लेके आए। लेकिन भाई जैसे कि मैंने ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई तो यहाँ एक बेकार की चीज बन गई, वो क्या बन गई, CO2। तो एक काम कर, इस CO2 को ले जा। तो ब्लड क्या देता है कि दे दो भाई, ले जाऊंगा मैं। तो ब्लड आते टाइम अपने साथ क्या लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। राइट है ना, यानी कि जब ये आया तो अपने साथ क्या लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड।
और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये किस में छोड़ देता है, लंग्स में। लंग्स में छोड़ देता है और ले क्या लेता है लंग्स से, ऑक्सीजन। और लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, जिसको हम जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या छोड़ दी हमने, CO2। और जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके गए थे उसको कौन ले गया, खून। इसलिए हम लेते हैं 21% ऑक्सीजन, छोड़ते हैं 16%। और इसलिए ही लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और छोड़ते हैं 3 से 4%। ये सारा कमाल कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। और ब्लड किसके दम पे कर रहा है, लंग्स के दम पे कर रहा है। और इसी चीज को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, ऑक्सीजन को ऐड कर लेना। ठीक है भाई। और साथियों, जब ग्लूकोज, यहां से अब बात समझना, एक ग्लूकोज C6H12O6 और ग्लूकोज की रिएक्शन होती है तो बनता है H2O प्लस CO2 प्लस ATP। और इस सब्सटेंस को जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो रेस्पिरेशन, जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है। मतलब कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहां होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना। अब जैसे कि मैं सिर्फ बोलने का काम कर रहा हूं तो आराम से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं। ग्लूकोज मैंने सुबह खाना खाया, उससे बन गई थी, और मेरी ग्लूकोज और मेरी ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं। और उस ऊर्जा के बेस पे मैं बोल पा रहा हूं, राइट है, मैं लिख पा रहा हूं। लेकिन एक चीज देखो कि ये तो चलो आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, तो आराम से ये रिएक्शन होती रहेगी और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एकदम से बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ जाती है। हमें एकदम से बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है। जैसे कि एकदम से मुझे यहां से भागना पड़ जाए, तो भागना पड़ जाए तो होगा क्या, ऑक्सीजन तो लिमिट में ही ले पा रहा हूं ना मैं। तो यदि मैं भागूंगा तो मेरे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो ये रिएक्शन फटाफट होगी, ठीक है, हम मुझे एटीपी मिलेगी, नहीं मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी ऊर्जा चाहिए, मुझे एकदम से तो और भी ऊर्जा चाहिए। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास लिमिट मात्रा में ही पहुंच पाती है। क्योंकि सांस, यदि मुझे इमरजेंसी हो गई तो नाक मेरी बहुत बड़ी तो नहीं हो सकती, नाक तो उतनी ही रहेगी, सांस जितना जा सकता है उतना ही ले सकती है। तो जब हमें एकदम से भागना पड़ जाता है या बहुत तेज भागना पड़ जाता है तो अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन कम पड़ जाती, कमी तो नहीं होती, कम पड़ जाती है, जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी नहीं रह पाती। तो ये ग्लूकोज बेचारी अकेली रह जाती है, C6H12O6। तो जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करके हमें ऊर्जा दे देती है। लेकिन फिर क्या होता है, हमें और भी ऊर्जा चाहिए होती है, और भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये ग्लूकोज कहती है कि भाई तू जितनी ऑक्सीजन ले रहा, मैं उसके साथ रिएक्शन करके तुझे एनर्जी दे रही हूं। ये 36 मॉलिक्यूल एनर्जी दे देती है, लेकिन तू ऑक्सीजन भेज ही नहीं रहा, तो मैं और एनर्जी कहां से दूं। तो शरीर बोलता है ग्लूकोज तू ही कुछ कर दे। तो ये ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डायरेक्ट टूट जाती है। और जब ये डायरेक्ट टूटती है तो बन जाता है 2 × C3H6O3 और प्लस में हमें मिलती है ATP। लेकिन बहुत थोड़ी सी मिलती है। यहां यदि 36 मॉलिक्यूल मिल रहे थे तो यहां सिर्फ हमें 2 ही मॉलिक्यूल मिलते हैं। आप कहोगे सर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, एनर्जी मिल गई। लेकिन भाई जो ये बन गया ना, ये खतरनाक चीज बन गई, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यदि ये ना बने ना तो हम कभी भी भागते भागते नहीं थके। ये लैक्टिक एसिड क्या कर देता है, ये मांसपेशियों को में दर्द कर देता है, मांसपेशियों में दर्द। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हो, लगभग हम तेज दौड़ते हैं, कुछ देर के बाद अपनी टांगें दुखना स्टार्ट हो जाती है, अपना पेट दुखना स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड तब बनता है जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डायरेक्ट टूटती है। और जब ग्लूकोज
ऑक्सीजन के अब्सेंस में टूटती है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आपसे कहे जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटी तो उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटी उसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक। ओके। लेकिन एनारोबिक जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या बन जाता है बॉडी के अंदर? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है? अपने मांसपेशियों में, अपनी मसल में पेन होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण। इसलिए हमें अच्छा भागने के बाद रुकना पड़ता है, क्योंकि अपनी मसल में क्या बन चुका है? लैक्टिक एसिड। यदि ये नहीं बनता तो हम गाड़ी की तरह भागते रहते हैं। ठीक है साथियों। तो जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप का होता है? रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एरोबिक, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तब हमें ऊर्जा मिले। एक होता है एनारोबिक, जब हमारी ग्लूकोज किस में टूट जाती है? लैक्टिक एसिड में टूट जाती है। राइट है ना? ये जो एनारोबिक है ये और कहीं जगह और भी होता है, जैसे कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, किण्वन। इसी प्रोसेस से क्या होता है भाई? जो खमीर होता है, खमीर, खमीर, खमीर को ढक के यदि सड़ाया जाता है तो खमीर के अंदर, और जैसे कि शराब, शराब में क्या होता है? मान लीजिए गुड़ है, गुड़, गुड़ के अंदर खमीर डाल के उसको ढक दिया जाता है ताकि उसके पास ऑक्सीजन या हवा ना पहुंच पाए। तो ये क्या होता है? खमीर, गुड़, गुड़ के अंदर क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, इसको इथेनॉल में बदलना शुरू कर देता है, इथेनॉल। और ये इथेनॉल ही अपनी शराब होती है। ठीक है ना? तो जब ग्लूकोज को, ग्लूकोज के अंदर खमीर डाल के, ग्लूकोज के अंदर खमीर डाल के उसको हवा से बचा लिया जाए तो वो इथेनॉल में बदल जाता है। ये इथेनॉल ही अपनी शराब होती है। तो आपसे पूछा जाए कि शराब किस प्रोसेस से बनता है, तो आप आंसर कर देना फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। राइट है ना? शराब क्या होती है? इथेनॉल होता है। फर्मेंटेशन। जो अपना केक बनता है वो इसी प्रोसेस से बनता है, जो पेस्ट्री बनती है वो इसी प्रोसेस से बनती है। तो आपसे पूछे केक और पेस्ट्री किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, तो आंसर कर देना फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन कैसा रेस्पिरेशन है? एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक, एनारोबिक। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता। राइट है भाई? तो ये था साथियों अपना रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। और हमने जाना जो अपने लंग्स हैं और किस तरह से प्रोसेस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि ये देखो, ये क्या है अपना? ये वॉइस बॉक्स है भाई, तो हमने लायरिंग्स पढ़ा था। तो साथियों क्या होता है? सबसे पहले हवा किस में आती है? नोज में। नोज के बाद किस में आती है? फायरिंग्स में। और फायरिंग्स के बाद किस में आती है? लायरिंग्स में। लायरिंग्स में देखो ये अपना लायरिंग्स है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड होती है। राइट है ना? जिसके बेस में हम बोल पाते हैं। ये हमने डिटेल से पढ़ा। लायरिंग्स के बाद कहां जाती है? ट्रैकिया में। लायरिंग्स के बाद कहां गई? ट्रैकिया। ये अपनी ट्रैकिया है। ठीक है। ट्रैकिया के बाद कहां जाती है? ब्रोंकोई में। कहां? ब्रोंकोई। ये अपनी ब्रोंकोई, ये ब्रोंकी। राइट है। ब्रोंकियो की बाद कहां जाती है? ब्रोंक्योल्स में। ब्रोंक्योल्स में। तो ये जो देखो ब्रोंकी के बाद ये जो लेयर बंट गई है इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकोल्स। ब्रोंकोल्स के बाद कहां जाती है? एल्वोइली में। एल्वोइली में। तो ये जो देखो ब्रोंकोल्स के बाद ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, ये गांठें सी दिखाई दे रही हैं, इनको एल्वोइली कहते हैं। और ये लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है। तो आपसे पूछे कि भाई लंग्स की फंक्शनल यूनिट कौन है, तो आप कहना एल्वोइली। एल्वोइली को हिंदी में कुपिकाएं कहते हैं, कुपिकाएं। राइट है भाई? ओके। अच्छा भाई साथियों, आपको कहे स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स, दिख पा रहे हैं? स्टडी ऑफ लंग्स, तो आप कहोगे पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। ठीक है। जो लंग्स का डॉक्टर होता है, लंग्स के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट।
जिस्ट। ठीक है। अच्छा भाई, जैसे कि हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में जाती है, तो एक बारी में एक फेफड़ा 500 ml 500 ml हवा को भर सकता है, और इस 500 ml हवा को ये अपने अंदर भर सकता है, तो इसको बोलते हैं टिंडल वॉल्यूम। टिंडल वॉल्यूम। तो आपसे पूछे कि टिंडल वॉल्यूम कितनी होती है, तो आप आंसर कर दो 500 ml। आपसे कोई पूछे कि टिंडल वॉल्यूम होती क्या है, एक फेफड़ा अपने अंदर एक बारी में 500 ml हवा भर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल वॉल्यूम बोलते हैं। राइट है भाई। अच्छा, इनका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है फेफड़ों का, तो भाई दोनों फेफड़ों का कुल मिलाकर 1.3 से 1.5 किलोग्राम वजन होता है। 1.3 से 1.5 किलोग्राम। राइट है। तो ये थे भाई साथियों अपने लंग्स, और हमने जाना कि हम सांस क्यों लेते हैं और ऑक्सीजन का मेन रोल क्या है। ऑक्सीजन का रोल इसलिए है क्योंकि उसकी रिएक्शन करवानी किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। जब उसकी रिएक्शन होगी ग्लूकोज के साथ तभी बात बनेगी। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको कि यहां पढ़ा, देखो ये तो मैंने बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। आप कहोगे सर ये क्या मामला शुरू हो गया साइटोप्लाज्म वगैरह। देखो भाई साथियों, मैं बस बता दूं तुम्हें, ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गेनली होती हैं उसकी, कोशिकांग होते हैं, जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसे द्रव्य भरा होता है, पानी सा भरा होता है, इसी द्रव्य को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो आपसे पूछे एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, तो आंसर करोगे माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, तो आंसर करोगे कोशिका द्रव्य। क्लियर भाई साथियों। ओके। तो अलग अलग जीव अलग अलग हिसाब से सांस लेते हैं, जैसे कि हम किस बेस पे सांस लेते हैं, लंग्स के बेस पे। लेकिन सारे जीव कोई जरूरी नहीं कि लंग्स के साथ ही सांस लेते हैं। देखो भाई साहब, जो जीव फेफड़ों से, लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों से रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें कौन कौन आ गए, उनमें सारे के सारे एनिमल आ गए। एनिमल आ गए, ह्यूमन भी इसी में आ गया। ठीक है, ह्यूमन भी इसी में आ गया। अच्छा, मेंढक, मेंढक भी इसी में, लेकिन मेंढक दो जगह पे आएगा। ठीक है ना, मेंढक भी इसी में होता है। एनिमल आ गया, ह्यूमन आ गया, ठीक है, छिपकली आ गई। तो ये किससे सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। अब हमसे कहे गिल्स, गिल्स से, गलफड़ों से, गलफड़ों से, तो भी साथियों जो मछलियां होती हैं और गिल्स से सांस लेती है, गलफड़ों से सांस लेती है। राइट है। फिर आगे त्वचा से, स्किन से, स्किन से जो केंचुआ होता है, केंचुआ, अर्थवोरम, केंचुआ, केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। राइट है। और जब मेंढक पानी में होता है, मेंढक जब किस में होता है, पानी में होता है, तो त्वचा से सांस लेता है। राइट है ना। तो आपसे पूछे कि मेंढक यदि बाहर है तो फेफड़ों से सांस लेता है, और मेंढक यदि पानी में है तो स्किन से सांस लेता है। फिर आ जाता है बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस मतलब अपना बॉडी का ये सरफेस आ गया। ठीक है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इनको कुछ अलग फेफड़े फूफड़े नहीं चाहिए, ये अपनी बॉडी के सरफेस से ही, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं, अपनी बॉडी के सरफेस से ही सांस ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और इसमें आता है श्वास नली, ट्रैकिल ट्यूब, या आप इसको सीधा श्वास नली ही कह सकते हो। श्वास नली के आधार पर
तो जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अपनी श्वास नाली से ही काम चला लेते हैं, उनको अलग से फेफड़े लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भी साथियों, ये थे श्वास लेने के ऑर्गन के आधार पर अलग अलग जीव। कोई जीव फेफड़ों से सांस लेता है, कोई जीव गल्फ से सांस लेता है, कोई जीव त्वचा से सांस लेता है, कोई अपनी बॉडी सरफेस से ही सांस ले लेता है, और कोई अपनी श्वास नली से ही काम चला लेता है। ठीक है साथियों, तो ये था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसमें हमने फेफड़ों का और श्वास लेने का सारे के सारे तरीके जाने और देखा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, पहले एक बार जब सारे टॉपिक करवा दूंगा, फिर मैं इसके प्रीवियसर भी आपको साथ के साथ बढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहें, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक टॉपिक लेके आऊंगा। और यदि आप नरवाना के नजदीक हैं और नरवाना एकेडमी में पहुंच सकते हैं तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हमारे ऑफलाइन बैच अब सीईटी के लिए हर सोमवार को बैच बन रहा है। बच्चे यहाँ बड़े शांति से आराम से 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 बजे तक क्लास हो जाएंगी, क्लास लगा रहे हैं। ठीक है ना, सारी की सारी क्लासें बैक टू फेस मिलती है, क्योंकि उसका नज़ारा अलग ही होता है। सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और क्लास का एक माहौल मिलता है। ठीक है बच्चों, ये जुड़ सकते हो। प्यारे बच्चों, नोबल एकेडमी नरवाना पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करवाती है। ऑनलाइन आप लोगों की डिमांड पे हम आए हैं और हमसे जितना हो सकेगा हम अपना जी जान लगा देंगे इसके ऊपर कि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नोबल एकेडमी नरवाना एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। ठीक है, पिछले साल से ही हमारा चल रहा है। प्यारे बच्चों, है क्या कि आज के टाइम पे पैसा और समय दो ऐसी कीमती चीजें हैं जो जितनी बचाई जाए उतना ही अच्छा। ये दोनों वेस्ट हो जाएं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अब सीईटी है, अब सीईटी की तैयारी हमारे पास नोबल एकेडमी नरवाना एक स्कूल की तरह भी काम करती है। हम 11वीं और 12वीं पढ़ाते हैं, 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेते हैं बच्चे का, और 11वीं और 12वीं में और सारी की सारी कोचिंग कंप्लीट कर देते हैं जो +2 के बाद उसको चाहिए होती है। क्योंकि बच्चों 12वीं का सिलेबस या 11वीं का सिलेबस यदि बात करें तो सिर्फ 4 महीने का होता है, फिर भी हमारे पास 8 महीने बच जाते हैं। ठीक है ना, उन 8 महीने में हम उसकी सारी की सारी कोचिंग कंप्लीट कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चा 12वीं क्लास में है तो उसको 12वीं के बाद कोई सीईटी की तैयारी करने की जरूरत नहीं, उसकी सीईटी की तैयारी हो चुकी है, यानी कि स्कूल विद कोचिंग। और मेनली बच्चों हमारा यदि कोई हमारे पास +2 नॉन मेडिकल में है उसकी हम एनडीए की तैयारी साथ के साथ करवाते हैं। कोई नॉन मेडिकल में है उसकी सीयूईटी की तैयारी हम साथ के साथ करवाते हैं। ठीक है, कोई बच्चा हमारे पास आर्ट्स में आता है, HSSC SSC या यूपीएससी बेसिक की उसकी तैयारी हम करवाते हैं। कोई बच्चा का टारगेट होता है सर मुझे तो +2 के बाद पशुओं का डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए एक VLD एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो हम VLD की तैयारी साथ के साथ करवाते हैं। BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी +1 और +2 में करवा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस इतना ही चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, टाइम के साथ बच्चा सीख जाता है। +1 +2 में सीखने की रफ्तार भी तेज होती है, जिसके साथ बच्चा सारे बैरियर को तोड़ देता है। तो ये बड़ा अच्छा रहता है। यदि आप 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, या आप इससे निकल चुके होगे, जैसे कि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीधी सी बात आप स्कूल से तो निकल ही चुके हो, तो आप ये सलाह अपने बच्चों को दे सकते हो। यहाँ हम हॉस्टल भी प्रोवाइड करवाते हैं, वैन की सुविधा भी करते हैं। ठीक है, आसपास से बच्चे अप डाउन भी करते हैं। तो नीचे आए नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा हो जिसको आप ये समझाना चाहो, या आप एक बार उस चीज को बता दें और हमसे मिलवा दें, हम उसको समझाएंगे ये सारी की सारी चीजें। और नीचे जो नंबर है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि जो सीट होती है हमारे पास वो लिमिटेड होती हैं, तो जिससे हम पहले ही जान सकें कि किस किस ने अप्लाई किया है। और जो ये टॉपिक है इसकी PDF भी नीचे आए नंबर पे आपके पास पहुंच जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।